अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 14-20। रीमा के अहंकारी रवैये ने अखंड को क्रोधित कर दिया। हालांकि वह अवाक था क्योंकि रीमा ने वास्तव में उसका नाम नहीं पुकारा था। अखंड को पता था कि यहाँ अधिक समय तक रुकना बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। उसने नाक भान सिकोड़ी, रीमा को घूरा, चाहत को एक जटिल नजर से देखा, फिर चला गया। हाँ, मैंने सोचा था कि वह बहादुर है। वह तो बस एक उबाऊ काया है। रीमा को बोझ महसूस हुई जब अखंड चला गया। किंझेंग वास्तव में ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने रीमा द्वारा कहे गए हर शब्द को सुना। वह चिढ़ गया, लेकिन अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। हालांकि रीमा किसी भी अच्छी चीज के लिए मशहूर नहीं थी, लेकिन चाहत उसे पसंद करती थी। उसे लगता था कि वह एक अच्छी और मजेदार लड़की है। कम से कम रीमा वास्तविक थी। अरे, क्या ये वही लड़का है जिससे तुमने प्यार किया था? क्या चुनाव है? रीमा ने तिरस्कार से अपनी भौं उठाई। रीमा को सब कुछ पता था क्योंकि उसने वह दृश्य देखा था जब अखंड ने चाहत के साथ संबंध तोड़ लिया था। यद्यपि वह अखंड के कृत्य से पूरी तरह असहमत थी, फिर भी वह इसमें शामिल होने में रुचि नहीं रखती थी। वह आज चाहत के पक्ष में इसलिए खड़ी हुई क्योंकि वह चाहत द्वारा अखंड से कही गई हर बात से सहमत थी। खैर, मुझे लगता है कि हर लड़की जब जवान और मूर्ख होगी तो उसे एक बुरे लड़के से मुलाकात होगी, चाहत ने मजाक में कहा। हाँ, जरूर, रीमा हंसी। ओह, अब लगभग समय हो गया है। चलो कक्षा में चलते हैं। चाहत ने रीमा की बात अनसुनी करते हुए भाग गई। रीमा ने तुरंत कहा, तुम्हारी बातें मुझे पसंद आईं और मैं भविष्य में इसका उपयोग करूंगा। चाहत को समझ नहीं आया कि क्या कहना। क्या रीमा सचमुच गाली देने में मजा ले रहा था? मेरे मेहमान बनो, चाहत ने जवाब दिया। तुम्हारे पास और क्या है? रीमा ने ईमानदारी से पूछा। चाहत अवाक रह गई। कुछ नहीं, चाहत ने सहजता से उत्तर दिया। वह अब और परेशान नहीं होना चाहती थी। रीमा ने अपने होंठ भींच लिए और अपना मुंह बंद कर लिया। रीमा दूसरी कक्षा में पढ़ता था, जबकि चाहत चौथी कक्षा में। उनकी कक्षाएं एक ही मंजिल पर थीं। थोड़ी देर बाद वे दोनों तीसरी मंजिल पर चले गए। रीमा ने सबसे पहले अपनी कक्षा में प्रवेश किया और चाहत को अलविदा कहा। जैसे ही चाहत अंदर आई, उसे तुरंत अप्रिय दृश्य महसूस हुआ। उसने देखा कि ताशा उसे बुरी नज़र से घूर रही थी। उसके आसपास कई और लड़कियां थीं जो चाहत को उसी तरह घूर रही थीं। निशा ने ताशा के साथ एक टेबल साझा किया और उनके सामने एक लड़की बैठी जिसका नाम टिया था। वे तीनों लड़कियां हमेशा साथ रहती थीं। निशा और टिया वास्तव में ताशा की अनुचर थीं क्योंकि वे ताशा के आदेशों का पालन करती थीं। यदि ताशा चाहत से नफरत करती तो वे भी ऐसा ही करते। निशा और टिया एक कारण से ताशा के अनुचर बनने के इच्छुक थे। ताशा एक अमीर परिवार से थी, जबकि निशा और टिया एक सामान्य परिवार से थे। जब तक वे ताशा का अनुसरण करते, वे अपेक्षाकृत शानदार जीवनशैली जी सकते थे। इसके अलावा अगर कोई अमीर लड़का उन्हें चुन ले तो वे अपना जीवन बदल सकते हैं। ताशा के परिवार के पास लाखों की संपत्ति थी, जो आम लोगों की नज़र में काफी अमीर था। नंबर 3 हाई स्कूल एक सामान्य हाई स्कूल था जिसमें कोई अमीर युवा पीढ़ी नहीं थी, इसलिए ताशा जैसे लोग दिखावा करने में सक्षम थे। चाहत को आते देख ताशा की नज़र और भी बुरी हो गई। ताशा कल जो हुआ था उसके बारे में अभी भी गुस्से में थी। हालांकि वह जानती थी कि चाहत अब अलग है, लेकिन वह उससे डरी नहीं थी। उसकी नज़र में चाहत अभी भी वही गरीब दयनीय लड़की थी। जहां तक निशा और टिया का सवाल है, वे बस वही कर रहे थे जो ताशा ने किया था। चाहत ने उनकी उपेक्षा की। उसे उन बेतुके लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उसे अपनी सीट मिल गई। वह पिछली पंक्ति में थी। चाहत, तुमसे फिर मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम कल क्लास में नहीं आई। मुझे चिंता हो रही है। चाहत के बैठने के बाद उसके बगल में बैठी लड़की ने तुरंत उससे बात की। चाहत के स्कूल में शायद ही कोई दोस्त था सिवाय इस लड़की ईशु के, जो उसके साथ एक ही डेस्क पर बैठती थी। ईशु भी एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ कई सालों से बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसके पिता नाश्ते की दुकान चलाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। ईशु का परिवार भी उसकी माँ की बीमारी और ट्यूशन फीस के कारण तंग बजट में जी रहा था। इसके अलावा ईशु के अपने परिवार को स्थापित करने के संघर्ष ने चाहत के साथ उसकी दोस्ती को और मजबूत किया। वे दोनों पुरानी लड़कियां अच्छी दोस्त बन गईं। ईशु की दयालुता को देखकर चाहत भावुक हो गई। उन्होंने समझाया,
कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नहीं आई। ओह, अब तुम ठीक हो? ईशु ने पूछा। मैं ठीक हूँ, चाहत ने उत्तर दिया। यह आश्चर्यचकित कर देने वाला अच्छा लगा, ईशु को राहत मिली। चाहत ने देखा कि आज उसका मेज साफ था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ईशु ने उसकी मदद की है। वह फिर से रिकॉर्ड फील करने लगी। 6:50 बजे पहली क्लास शुरू हुई। छात्रों को जोर जोर से पढ़ाई में मदद मिली, जिससे उन्हें विषय याद रखने में मदद मिली। चाहत बॉस की बुक पढ़ रही थी। कुछ ही देर में नौकरियां चली गईं। प्रधान अध्यापिका का नाम लक्ष्मी था। वह लगभग 40 साल की थी और एक सख्त शिक्षक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हर छात्र के साथ एक जैसा व्यवहार करता था, जबकि वह छात्र गरीब या अमीर परिवार से था। चाहत को ये शिक्षक पसंद आया। लक्ष्मी क्लास के सामने खड़ा था। जब उसकी नज़र चाहत पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित होकर बोला, चाहत, मेरे साथ बाहर आओ। फिर लक्ष्मी जी पहली कक्षा से बाहर निकला। लक्ष्मी जी द्वारा चाहत को बाहर बुलाए जाने पर सभी उसकी ओर देख रहे थे। कुछ हैरान थे और कुछ खुश थे, खासकर ताशा और उसके दोस्त। ताशा को लगा कि हेड टीचर कल की अनुपस्थिति के लिए चाहत को दोषी ठहराएगी। केवल चाहत ही शांत रही और वह अपने प्रधानाध्यापक के वास्तविक इरादे को जानती थी। चाहत, ईशु ने चिंता से उसे बुलाया। ये ठीक है। चाहत ने उसे सांत्वना देने के लिए एक नज़र डाली। प्रोफेसर लक्ष्मी जी, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। चाहत ने लक्ष्मी जी को विनम्रता से बधाई दी। चाहत, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम एक कार दुर्घटना में घायल हो गई हो और तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत है। तुम अचानक कैसे ठीक हो गई? लक्ष्मी जी ने संदेह से पूछा। परसों ही चाहत के पिता ने लक्ष्मी जी को फ़ोन करके बताया था कि चाहत कार दुर्घटना में घायल हो गई है, लेकिन चाहत हमेशा की तरह आज स्कूल में आई तो सभी ने पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था। चाहत को ये बात समझ में आ गई, इसलिए उसने बताया, मेरे साथ कार दुर्घटना हुई थी। मेरा मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि मेरे मस्तिष्क में रक्त का जमाव है और इसे सर्जरी द्वारा साफ करना होगा। हालांकि मैं अगले दिन उठी और रक्त का जमाव चला गया था, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी जी को लगा कि यह अविश्वसनीय है, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। चमत्कार हो सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर तुम असहज महसूस करो तो मुझे बता देना। अब तुम वापस जा सकते हो, लक्ष्मी जी ने कहा। उसे अपनी छात्रा की परवाह थी, खासकर तब जब वह अभी कार दुर्घटना से उबरी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहत ने अपनी शिक्षिका को धन्यवाद दिया और फिर कक्षा में वापस चली गई। जैसे ही चाहत वापस आए, सबकी नज़र फिर से उस पर पड़ी। वे सभी जानना चाहते थे कि क्या लक्ष्मी जी ने उसकी आलोचना की थी। हालांकि चाहत हमेशा की तरह ही दिख रही थी, कुछ भी अलग नहीं था। ताशा और उसके दोस्त परेशान हो गए। क्या लक्ष्मी जी ने चाहत की आलोचना नहीं की थी, या फिर चाहत केवल ये दिखावा कर रही थी कि सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, वह दिखावा कर रही होगी। लक्ष्मी जी ने उसकी कड़ी आलोचना की होगी, लेकिन ताशा को ये देखकर अभी भी असहज महसूस हुआ कि चाहत के चेहरे पर उदासी नहीं थी। चाहत, क्या तुम ठीक हो? ईशु ने तुरंत पूछा जब चाहत बैठ गई। मैं ठीक हूँ, चाहत मुस्कुराई। ईशु को राहत मिली कि चाहत वाकई ठीक थी। जब लक्ष्मी जी अंदर आया तो उसने पढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद ईशु को अंततः एहसास हुआ कि चाहत अलग थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कहाँ और क्यों। दूसरी तरफ चाहत अपनी किताबों पर ध्यान दे रही थी। वह अपने दिमाग में संदर्भ को ध्यान में रखते हुए तेजी से पढ़ती और पलटती थी। ताशा ने कभी कभी चाहत पर ध्यान दिया। उसने देखा कि चाहत कितनी तेजी से किताब पढ़ती है। चाहत को देखो, वह नाटक करने में कितनी अच्छी है। वह इतनी तेजी से पलटकर एक शब्द कैसे पढ़ सकती है, और वह एक अच्छी छात्रा होने का नाटक भी करती है। ताशा ने निशा से कहा। बिल्कुल, वह एक अच्छी छात्रा होने का नाटक कर रही है। निशा ने सहमति जताई। ताशा का इरादा कक्षा समाप्त होने पर परेशानी पैदा करने का था। निशा और टिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ताशा ने निशा और टिया को बुलाया, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कक्षा में सभी लोग उसे साफ सुन सकते थे। हर किसी को तुरंत पता था कि आगे क्या होने वाला है, और सभी की निगाहें उस पर लगी हुई थीं। कृपया हमें बताएं। निशा और टिया ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। कल मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो इतना गरीब है कि वह आभूषण की दुकान में खाना नहीं खरीद सकता। उसे नापसंद किया गया क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और उसने तो यहाँ तक कह दिया कि दूसरे व्यक्ति के आभूषण नकली हैं।
क्या वह अमीरों से इतनी ईर्ष्या नहीं कर रही थी? ताशा ने निशा और टिया से बात की, जबकि वह हर समय चाहत को देख रही थी। ये स्पष्ट था कि उसकी कहानी में कोई वास्तव में चाहत ही थी। किसी को ताशा पर संदेह नहीं था, लेकिन सभी ने चाहत को तिरस्कार से देखा। हालांकि उनमें से कई अमीर परिवार से नहीं थे, लेकिन वे चाहत से कहीं बेहतर जीवन जी रहे थे। इसके अलावा उनमें से किसी ने भी ज्वेलरी की दुकान में जाने की हिम्मत नहीं की, जो अमीर लोगों की जगह थी। बेशक वह अमीरों से ईर्ष्या करती थी। निशा और टिया ने एकदम सही तालमेल में जवाब दिया। इशू ने चिंता से चाहत की ओर देखा। वह जानती थी कि चाहत ऐसी नहीं है और दूसरे के व्यवहार से नाराज थी। विशेषकर ताशा और उसके दोस्त, वे सभी बदमाश थे। क्या आभूषण की दुकान किसी के लिए भी खुली नहीं थी? किसने कहा कि गरीब लोग आभूषण की दुकान में नहीं जा सकते? और किसी व्यक्ति को आभूषण की दुकान में जाने के बाद कुछ खरीदना क्यों जरूरी है? लेकिन इशू इतनी कमजोर थी कि वह बहस नहीं कर सकती थी। उसने अपना गुस्सा सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा। ठीक है, मुझे लगता है कि किसी के पास अच्छी शक्ल सूरत है। अगर वह खुद इसे नहीं खरीद सकती, तो वह अपने लिए एक शुगर डैडी ढूंढ सकती है। जब तक उसका शुगर डैडी खुश है, तब तक वह एक शुगर डैडी खरीद सकती है, ताशा ने कहा। ये सुनकर सभी ने चाहत को अजीब तरीके से देखा, जैसे कि उसे पहले से ही एक शुगर डैडी मिल गया हो। अब चाहत भी नाराज हो गई थी। उसने ताशा को ठंडी नज़र से देखा। ताशा को तुरंत खतरा महसूस हुआ, लेकिन कुछ सेकंड बाद ताशा को लगा कि उसका अपमान किया गया है और वह नाराज हो गई। उसने चाहत पर चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या समझती हो कि तुम क्या हो? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर तुम स्वीकार करने को तैयार हो तो मेरे मेहमान बनो। ओह, क्या मैंने स्वीकार किया है कि तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि कहानी सुनाते समय तुम मेरी ओर क्यों देखती रहती हो? क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मुझे केवल लड़के ही पसंद हैं। चाहत ने मजाक करते समय गंभीर चेहरा बनाया। हा 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 हा। सभी लोग जोर से हंसने लगे, जिससे ताशा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने डेस्क पर जोरदार प्रहार किया और चाहत पर चिल्लाई, चाहत, अपना मुंह बंद करो। तुम सच में बेशर्म हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुमने फिर से ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। ये कहते हुए ताशा को ऐसा लगा जैसे वह लड़ने के लिए तैयार थी। चाहत, तुम एक बेशर्म लड़की हो और ताशा से दूर रहो। निशा ने ताशा की मदद की और चाहत को घूर कर देखा। बिल्कुल, चाहत, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? टिया ने दुष्ट चेहरा बनाते हुए कहा। चाहत, इशू ने चिंता के साथ उसे पुकारा। उसे ताशा के खिलाफ खड़े होने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, चाहत ने एक नज़र डालकर उसे रोक दिया। चाहत जानती थी कि इशू उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन अब वह अलग थी। वह अब ताशा से डरती नहीं थी और वह अपनी समस्याओं से स्वयं ही निपटना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि उसके सच्चे दोस्त उसके निर्णयों पर सवाल उठाने के बजाय उसे समझेंगे। चाहत ने बाद में इशू से इस बारे में बात करने का फैसला किया। ये पहली बार था जब इशू ने चाहत को इतना आक्रामक और बहादुर देखा था। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और चुप रही। ताशा और उसकी दो सहायकों का सामना करते हुए चाहत शांत रही। तो तुम मुझे बताओ कि कहानी सुनाते समय तुम हर समय मेरी ओर क्यों देख रही थी? चाहत ने ताशा को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। ताशा ने तुरंत ही तीव्र नापसंदगी के साथ जवाब दिया, क्योंकि वह कोई तुम थी। क्या तुम इसे नकारना चाहती हो? तुम गरीब हो और तुम एक ज्वेलरी स्टोर में जाने की हिम्मत करती हो। तुम वहां कुछ भी नहीं खरीद सकती थी और तुम उन लोगों से ईर्ष्या करती थी जो खरीद सकते थे। अगर तुम्हें ज्वेलरी चाहिए तो मेरी सलाह मानो और अपने लिए एक शुगर डैडी ढूंढो, शायद तुम्हारा शुगर डैडी। ताशा अचानक रुक गई, क्योंकि उसके मुंह में कागज की एक गेंद फंस गई थी। कागज की गेंद को चाहत ने बहुत तेजी से, हिंसक और सटीक तरीके से फेंका था। सभी लोग आश्चर्य से अचंभित रह गए। क्या हुआ है? क्या चाहत ने 3 मीटर दूर से ताशा के मुंह में एक कागज की गेंद फेंकी है? हाँ, मुझे यकीन है कि आप सही हैं। सचमुच, ये सच नहीं हो सकता। यह एक संयोग ही होगा। शायद। बाकी लोग अवाक रह गए। हर कोई हैरान था, लेकिन उनका मानना था कि यह महज एक संयोग था। ताशा ने लगभग कागज की गेंद निगल ली और उसे घृणा महसूस हुई। उसने गेंद को तुरंत थूक दिया और चाहत पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम कुतिया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाहत ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि ताशा के पास कदम से कदम मिलाकर चली गई।
उसने ताशा को सीधे देखा, जिससे ताशा डर गई। चाहत ताशा के पास गई और जल्द ही वह उसके सामने आ गई। इससे पहले कि ताशा कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसने अपना हाथ उठाया और ताशा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। बम! एक जोरदार आवाज। अब हर कोई चौंक गया था। चाहत ने ताशा को हराया। चाहत ने न केवल ताशा को मारा था, बल्कि उसने उसे बहुत जोर से मारा था। ताशा को थप्पड़ मारा गया और उसके चेहरे पर हथेली का निशान पड़ गया। चाहत, तुम बहुत असभ्य और निर्दयी हो। तुम ताशा को कैसे मार सकते हो? उस समय अजय ने तर्क दिया, जैसे कि ये सब चाहत की गलती थी। हर कोई जानता था कि यांग अजय ताशा को पसंद करता था और वह उसके लिए खड़ा रहेगा चाहे उसने कुछ भी किया हो। दुर्भाग्य से ताशा उसे पसंद नहीं करती थी। हालांकि अजय लंबा और सुंदर था, लेकिन वह एक साधारण परिवार से था। ताशा को अपने से ज्यादा गरीब परिवार का लड़का पसंद नहीं था। लेकिन ताशा को यह एहसास अच्छा लगता था कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है, जो दिखाता है कि वह करिश्माई है। ताशा अजय को भी अस्वीकार नहीं करेगी। शायद अजय को अब भी लगता था कि उसके पास मौका है, या फिर वह सिर्फ पीछा करने का आनंद ले रहा था। उसने ताशा को कभी नहीं छोड़ा। क्या वह मुझे अपमानित करने के लिए इतना असभ्य नहीं हो रही थी? चाहत ने पूछा। लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा, अजय ने तर्क दिया। तो फिर मैं उसे भी अपमानित कर सकती हूँ, चाहत ने व्यंग्य किया। तुम! अचानक ताशा चिल्लाई, चाहत, तुमने मुझे हराने की हिम्मत कैसे की? तुम एक कुतिया हो। ताशा ने चाहत को गाली दी और अपना हाथ ऊपर उठाया। इससे पहले कि उसका हाथ नीचे गिरता, चाहत ने उसे हवा में पकड़ लिया। चाहत की गति से सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वह इतनी जल्दी ताशा का हाथ पकड़ने में सक्षम थी। अगर तुमने मुझे अब और कुतिया कहने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ से भी ज्यादा भुगतने दूंगी, चाहत ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। ताशा ने तुरंत दबाव महसूस किया। उसने चाहत को मुंह बंद करके देखा। कक्षा में सभी छात्र चुप रहे। किसी ने भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। चाहत ने ताशा का हाथ छोड़ा और वापस अपनी सीट पर आ गई। कुछ सेकंड के बाद ताशा को एहसास हुआ कि चाहत ने उसे मारा और अपमानित किया है। उसने बदला लेने की कोशिश की। चाहत, क्या तुम इस तरह से बच जाना चाहती हो? ताशा ने फिर चिल्लाया। उसने अपनी मेज पर रखी पानी की बोतल चाहत के सिर पर फेंकी। ये देखकर लगभग सभी लोग एक और नाटक देखने के लिए उत्सुक हो गए। हालांकि उन्होंने पाया कि चाहत अलग थी और वह बहादुर होने के साथ साथ प्रेरक भी थी, फिर भी उनके मन में उसके प्रति बहुत कम राय थी। उनकी नज़र में, चाहे चाहत कितनी भी बदल गई हो, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती थी कि वह बिना किसी प्रभाव वाले एक गरीब परिवार से थी। जहां तक ताशा की बात है, वह एक अमीर शक्तिशाली परिवार में पैदा हुई थी। चाहत को अंत में असफल होना ही था। ताशा के परिवार के लिए चाहत जैसी छोटी सी मुसीबत से निपटना बहुत आसान था। चाहत ने जो किया था, उससे केवल नापसंदगी ही बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से चाहत ने पलटकर पानी की बोतल ताशा की ओर फेंकी। बोतल सीधे ताशा के माथे पर लगी। उसका माथा पहले से ही सूजने लगा था। एक बार फिर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यदि चाहत ने पिछली बार संयोगवश ऐसा किया था, तो इस बार उसने अवश्य ही ताशा पर निशाना साधा होगा। अब चाहत के बारे में सभी की राय बदलने लगी। कुछ ही देर में ताशा चिल्ला उठी। ताशा! निशा और टिया ताशा की चोट की जांच करने के लिए दौड़े। चाहत, तुम! अजय बहुत नाराज था। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और चाहत से लड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक इसी समय प्रधानाध्यापक अंदर आए। क्या हुआ? प्रधानाध्यापक ने गंभीरता से पूछा। प्रधानाध्यापक को यहाँ देखकर अजय ने तुरंत जवाब दिया, ये चाहत है। उसने ताशा को थप्पड़ मारा और मारा। अजय चाहत पर पूर्व आक्रमण करना चाहता था, लेकिन वह ये भूल गया कि प्रधानाध्यापक सभी तथ्यों को जाने बिना कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। इसलिए प्रधानाध्यापक ने चाहत की ओर मुड़कर पूछा, चाहत, क्या तुम ये सब समझा सकती हो? हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने ताशा को मारा है, केवल इसलिए क्योंकि उसने पहले मेरा अपमान किया है। मैं कल एक ज्वेलरी स्टोर पर गई थी। मैं बस एक नज़र डालना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे गरीब होने के कारण अपमानित किया। और आज वह सबके सामने मुझ पर हंसी और कहा कि मुझे अपने लिए एक शुगर डैडी ढूंढने की ज़रूरत है। मैंने बस उसका मुंह बंद करने के लिए एक कागज़ की गेंद का इस्तेमाल किया, फिर उसने मुझे कुतिया कहा। मैं बहुत चिढ़ गया और उसे थप्पड़ मार दिया। बाद में उसने मेरे ऊपर पानी की एक बोतल फेंकी। मैंने खुद को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। अप्रत्याशित रूप से पानी की बोतल सीधे उसके पास वापस आ गई और उसके माथे पर लगी। बस इतना ही, चाहत ने उत्तर दिया।
उसने सच बताया, लेकिन यह नहीं कहा कि उसने जानबूझकर ताशा को पानी की बोतल से मारने के लिए निशाना बनाया था। चाहत को लगा कि छिपने की कोई जरूरत नहीं है। अब हेड टीचर निराश हो गई थी। उसने ताशा की ओर देखा, क्या ये सच है? मैम, ताशा बहस करना चाहती थी, लेकिन वह हेड टीचर से डरती थी। उसने अंत में कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना सिर नीचे कर लिया। अजय, टिया और निशा भी चुप रहे। वे सभी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। अब प्रधानाध्यापक को पता चल गया था कि वास्तव में क्या हुआ था। पहले चाहत का अपमान करना ताशा की गलती थी, फिर ताशा को पीटना चाहत की गलती थी। चूंकि तुम दोनों ने गलतियां की हैं, इसलिए या तो तुम दोनों को सजा मिलेगी या एक दूसरे को माफ कर दो। तुम चुन सकते हो। प्रधानाध्यापक ने उन्हें खुद ही चुनाव करने देने का फैसला किया। सजा से हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनका रवैया सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रधानाध्यापक को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे फिर से लड़ेंगे या नहीं, बशर्ते वे स्कूल में झगड़ा न करें। चाहत ने सहमति जताई। वह बिल्कुल यही चाहती थी। इसलिए उसने ताशा से सहजता से कहा, ताशा, तुम चुन सकती हो। जो भी तुम चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ताशा ने सोचा कि यह एक चुनौती थी। वह क्रोधित थी और चाहत को घूर रही थी। ताशा चाहत को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। आखिरकार वह ही घायल हुई थी। हालांकि वह सजा भी नहीं चाहती थी। इस प्रकार, भले ही ताशा नाराज थी, उसे इसे समाप्त करना पड़ा। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह भविष्य में एक दिन चाहत को हरा देगी। ठीक है, ताशा को चोट लगी है और अब उसे अस्पताल ले जाना होगा, प्रधानाध्यापक ने कहा। फिर अजय के साथ ताशा हॉस्पिटल में चले गए। अजय ने चाहत को घूर कर देखा और फिर अपनी सीट पर वापस चले गए। दूसरी क्लास शुरू हुई। बाहर बहुत कम लोग थे। ताशा ने गुस्से से कहा, चाहत, चलो और देखते हैं। मैं तुम्हें जरूर पैसे लौटा दूंगी। जरूर, हमें चाहत को सबक सिखाना चाहिए। अजय ने तुरंत सहमति जताई। प्रधानाध्यापक गणित पढ़ाते थीं। वह एक सख्त शिक्षिका थी और कोई भी उनकी बात मानने की हिम्मत नहीं करता था। चाहत ने भी क्लास पर ध्यान दिया। हालांकि उसके पास पेंडेन थी, लेकिन उसे सीखने की जरूरत थी। सौभाग्य से वह अपने पिछले जन्म में एक अच्छी छात्रा थी। उसके लिए सीखना मुश्किल नहीं था। जहां तक ईशू की बात है, वह पूरी क्लास के दौरान चिंतित थी। वह चाहत के बदलाव से थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि ताशा चाहत से बदला लेगी। आखिरकार क्लास खत्म हो गई। ईशू ने चाहत से तुरंत पूछा, चाहत, तुम्हारा ताशा के साथ झगड़ा हो गया है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इससे पहले कि ईशू अपनी बात पूरी कर पाती, चाहत ने उसे बीच में रोक दिया। चाहत ने गंभीर चेहरा बनाया। उसने धीमी आवाज में कहा, ईशू, मुझे पता है कि तुम मेरी परवाह करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि चुप रहना और कमजोर रहना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। मैं बहुत सह चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि ताशा मुझे चोट पहुँचा सकती है। अगर तुम उससे डरते हो, तो तुम मुझसे दूर रह सकते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। अगर तुम अब भी मेरे दोस्त बनने को तैयार हो, तो मेरे बदलावों के आदी हो जाओ। और मुझे उम्मीद है कि तुम भी बदल सकते हो। तुम्हें जो भी नापसंद है, उसे मना करना होगा। तुम्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें जो चाहिए, उसके लिए लड़ना होगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करने वाली। ये सब तुम पर निर्भर है। चाहत ईशू को बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगी। वह बस मदद करना चाहती थी। चाहत ने जो कहा था, उससे ईशू सचमुच स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि चाहत सही कह रही थी। अगर तुम हमेशा कमजोर और शांत रहोगी, तो कोई भी तुम्हारी असली भावनाओं की परवाह नहीं करेगा। चाहत को इतना मिलनसार और आत्मविश्वासी देखकर ईशू को प्रोत्साहन मिला। वह भी बदलना चाहती थी। हालांकि वह अभी भी ताशा से डरती थी, लेकिन वह अब और चुप और कमजोर नहीं रहना चाहती थी। वह अपने लिए जीना चाहती थी। वह अपनी नापसंदगी को नकार देगी, अन्याय के खिलाफ लड़ेगी और जो उसे पसंद है उसके लिए लड़ेगी। ईशू के दिल में जवाब था, लेकिन वह खुद पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक पाई। चाहत, तुम सही हो। कमजोर और शांत रहने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुझे और अपमानित होना पसंद नहीं है। मैं बदलना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं बदल सकती हूँ? चाहत ने कहा, जब तक आप चाहें, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ईशू अब दृढ़ निश्चयी थी, मैं करूँगी। ईशू, चूंकि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं तुम्हारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और मुझे विश्वासघात से नफरत है। अगर तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती हो,
तो कृपया मुझे सीधे बता दो, बजाय इसके कि तुम फायदे के लिए मुझे चोट पहुंचाओ। चाहत ने चेतावनी देते हुए कहा और वादा भी किया। चाहत की चेतावनी और वादे का सामना करते हुए ईशु ने ईमानदारी से जवाब दिया, चाहत, मैं हमारी दोस्ती को संजोता हूँ। हाँ, हालांकि ईशु खुद को बहुत कमतर आंकती थी, लेकिन वह जानती थी कि वफादारी क्या होती है। एक बार जब वह किसी को अपना दोस्त बना लेती थी, तो वह विश्वासघात नहीं करती थी। बहुत बढ़िया, मुझे तुम पर विश्वास है, चाहत हल्के से मुस्कुराई। इस बार चाहत ने ईमानदारी से ईशु को अपना दोस्त बना लिया। चाहत के लिए किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन जब तक वह ऐसा करने का फैसला करती, वह इसे गंभीरता से लेती। चाहत बेशक अपनी सहेली को सब कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वह अपनी सहेली को चोट भी नहीं पहुंचाएगी। वह हमेशा अपनी सहेली की मदद करने को तैयार रहती थी। इस सुबह के दौरान ताशा, अजय, निशा और टिया सभी ने चाहत को नफरत से देखा। चाहत जानती थी कि ताशा हार नहीं मानेगी, लेकिन वह बिल्कुल भी डरी नहीं थी। अब वह अलग थी। सुबह की क्लास खत्म होने के बाद चाहत और ईशु क्लास से बाहर निकल गए। वे सीधे कैंटीन चले गए। सौभाग्य से ताशा को उनसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चाहत स्कूल से बाहर निकली, उसे एक लड़की ने रोक लिया। वह लड़की चाहत की चचेरी बहन काव्या थी, जो चाहत की मौत के कारणों में से एक थी। हालांकि काव्या चाहत जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके नैन नक्श अच्छे थे, अन्यथा अखंड को उससे प्यार नहीं होता। इसके अलावा काव्या एक अमीर परिवार से थी। हालांकि रॉय परिवार के पास शक्ति और कुछ धन था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। चाहत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच पाओगी। काव्या की आंखें नफरत और निर्दयता से भरी थीं। कार दुर्घटना देखने के बाद उसे 2 दिनों तक बुरे सपने आते रहे थे। लेकिन जब उसने आज सुबह रोहन से यह खबर सुनी कि चाहत बच गई है, तो उसकी नफरत और गहरी हो गई। वह 2 दिनों से बुरे सपने देख रही थी, जबकि चाहत ठीक और स्वस्थ थी। काव्या सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। काव्या एक स्वार्थी लड़की थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। उसकी नज़र में ये सब चाहत की गलती थी। अगर मैं वास्तव में उस कार दुर्घटना के कारण मर गई, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें भूत के रूप में ढूंढ लूंगी? चाहत ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ काव्या को देखा। चाहत जानती थी कि काव्या बहुत डरी हुई होगी और कार दुर्घटना के कारण उसके 2 दिन बहुत बुरे गुजरे होंगे। बेशक काव्या को बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ, वह बस डरी हुई थी। काव्या का चेहरा बदल गया। चाहत ने स्पष्ट रूप से मुद्दे पर बात की थी। हालांकि काव्या नाराज थी, लेकिन वह अब कार दुर्घटना का जिक्र नहीं करना चाहती थी। चाहत, अखंड वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं करता था। अब तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, इसलिए कृपया उससे दूर रहो और खुद को शर्मिंदा मत करो, काव्या ने चाहत से कहा। काव्या इस तरह गर्व कर रही थी जैसे वह विजेता हो। वह बस चाहत को चोट पहुंचाना चाहती थी। वह चाहत को दुखी देखना चाहती थी। दुर्भाग्य से चाहत पहले ही बदल चुकी थी। उसे दुख नहीं होगा, बल्कि उसे घृणा महसूस होगी। और चाहत की नज़र में काव्या केवल एक मजाक थी। मुझे उसके जैसा भयानक लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए। केवल तुम्हारी जैसी लड़कियां ही उसे आकर्षक पाएंगी। घिनौना, चाहत ने तर्क दिया। क्या? काव्या हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने चाहत से क्या सुना था। उसने कहा कि वह अखंड को नापसंद करती है और यहाँ तक कि उसे बहुत बुरा भी मानती है। काव्या को इस पर विश्वास नहीं होगा। चाहत शायद ऐसा दिखावा कर रही है कि उसे कोई परवाह नहीं है। काव्या ने बाद में जवाब दिया, चाहत, अपने आप से झूठ बोलती रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी? मानो या न मानो, मुझे परवाह नहीं है। चाहत को काव्या की कोई परवाह नहीं थी। फिर वह सीधे चली गई। काव्या चिढ़ गई। वह चाहत को पकड़ना चाहती थी और उसने जवाब दिया, लेकिन उसे हार माननी पड़ी क्योंकि वह अखंड का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद काव्या को अचानक एहसास हुआ कि चाहत अब थोड़ी अलग हो गई है। पहले चाहत कभी बहस नहीं करती थी, लेकिन अब वह बहुत आक्रामक हो गई है। क्या कार दुर्घटना के बाद उसका व्यक्तित्व बदल गया था? जब वे चले गए तो ईशु ने चाहत की तरफ देखा। ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहती है। बस मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, चाहत ने पहले पूछा। हालांकि चाहत वास्तव में जानती थी कि ईशु क्या जानना चाहती थी, फिर भी वह चाहती थी कि ईशु खुद ही पूछे। कुछ सेकंड के बाद ईशु खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, चाहत, क्या तुम सच में अखंड के साथ थी? यह ईशु की कल्पना से परे था कि अखंड चाहत के साथ होगा।
दोनों के बैकग्राउंड बहुत अलग थी। ईशु उत्सुक थी। कुछ हद तक काव्या मुझे अपमानित करना चाहती थी, इसलिए उसने अखंड को मेरा पीछा करने दिया, फिर 2 महीने बाद मुझे छोड़ दिया। वह सिर्फ मेरा मजाक बनते देखना चाहती थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं वाकई उसके साथ रही हूँ। चाहत ने कुछ नहीं छिपाया, उसने सच बताया। क्या? ईशु चौंक गई। फिर उसे चाहत के लिए दुख हुआ। वे बस गुंडों का एक समूह है। वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ईशु को चाहत के लिए तरस आया और उसे अपराध बोध भी हुआ कि वह अपनी दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सकी। सब ठीक है, ये एक पुरानी कहानी है। अब मैं ठीक हूँ, चाहत ने ईशु को दिलासा दिया। ईशु ने चाहत को देखा और सुनिश्चित किया कि वह वास्तव में अच्छी है। फिर ईशु को बेहतर महसूस हुआ। क्या उसने तुम्हारा फायदा उठाया? ईशु ने बाद में पूछा। नहीं, हम तो हाथ में हाथ डालकर भी नहीं चलते थे, चाहत ने जवाब दिया। हाँ, वे कभी एक दूसरे का हाथ थामे हुए नहीं चले। अन्य अंतरंग व्यवहारों की तो बात ही छोड़िए। रोहन को चाहत कभी पसंद नहीं थी। उनका रिश्ता महज एक खेल था। रोहन कभी चाहत को छूता नहीं था। बहुत बढ़िया, ईशु को राहत मिली। चाहत मुस्कुराए, लेकिन आगे कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि ईशु एक प्यारी दोस्त है। जब वे अंततः कैंटीन पहुंचे तो ईशु खाना लेने चली गई, लेकिन उसने चाहत को अपनी सीट पर ही रहने को कहा। चाहत जानती थी कि ईशु उसके लिए दोपहर का भोजन खरीदना चाहती थी, क्योंकि वह हमेशा की तरह सैंडविच खाएगी। लेकिन चाहत ने अस्वीकार कर दिया। ये खाना मेरे खर्चे पर है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैंने सड़क पर कुछ पैसे उठाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पैसे तुमने गलती से उठाए हैं, उन्हें तुम्हें किसी और के साथ बांटना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। चाहत ने उसी पुराने बहाने से ईशु से झूठ बोला। सच में? ये बढ़िया है। तो ये समय तुम्हारा है। मैं आज दोपहर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ईशु ने इस बार मना नहीं किया। उसने भी पुरानी कहावत सुनी थी। कैंटीन में 2 मंजिलें थीं। पहली मंजिल आम लोगों के लिए थी, जहां सस्ता और स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता था। हर बार खाना बड़ी मात्रा में बनाया जाता था। जब तक खाना पकाया जाता था, स्वाद पहली प्राथमिकता नहीं थी। दूसरी मंजिल पर एक निजी भोजनालय था। आप पहले जो चाहे ऑर्डर कर सकते थे, फिर रसोइया आपके लिए एक एक करके खाना बनाएगा। इस हिसाब से कीमत बहुत ज्यादा थी। यदि आप सार्वजनिक कैफेटेरिया में भोजन करते हैं तो 10 रुपये पर्याप्त होंगे, लेकिन यदि आप निजी कैफेटेरिया में भोजन करते हैं तो 100 रुपये मुश्किल से पर्याप्त होंगे। इसलिए जब चाहत ने दूसरी मंजिल पर भोजन करने का प्रस्ताव रखा तो ईशु ने तुरंत मना कर दिया। चाहत ने उसकी बात नहीं मानी और सीधे दूसरी मंजिल पर चली गई। फिर ईशु को भी उसका पीछा करना पड़ा। हालांकि पास के कैफेटेरिया में छात्रों की संख्या सार्वजनिक कैफेटेरिया के छात्रों जितनी नहीं थी, फिर भी दूसरी मंजिल पर अधिकांश छात्र मौजूद थे, क्योंकि वहां बहुत सारे अमीर बच्चे थे। जैसे ही चाहत और उसकी सहेली ऊपर गईं, एक निर्दयी महिला की आवाज सुनाई दी। अरे, क्या ये 4ठी कक्षा वाली चाहत नहीं है? क्या वह जानी मानी गरीब छात्रा नहीं है? वह यहाँ क्यों है? चाहत वास्तव में बिल्कुल भी फेमस नहीं थी। केवल उसके सहपाठी या काव्या और अखंड के दोस्त ही उसे जानते थे। लड़की ने पहले ही बता दिया था कि चाहत 4ठी क्लास से है, जिसका मतलब था कि वह चाहत की सहपाठी नहीं थी। वह लड़की अखंड की परिचित भी नहीं हो सकती थी। चाहत को यकीन था कि वह काव्या की दोस्त होगी। चाहत का इस पर बहस करने का कोई इरादा नहीं था। उसने लड़की की तरफ देखा। वह लड़की बिल्कुल काव्या की अच्छी दोस्त थी। उसका नाम निया था। वह दूसरी कक्षा की सीनियर छात्रा थी। निया का जन्म भी एक अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, एक रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के निदेशक थे। निया के पिता जिस कंपनी के लिए काम करते थे, वह काव्या के पिता के साथ घनिष्ठ सहयोग में थी। वे अक्सर एक साथ इकट्ठा होते थे। निया और काव्या स्वाभाविक रूप से अच्छे दोस्त बन गए। राज को भी पता था कि चाहत और अखंड के बीच क्या हुआ था। हालांकि काव्या और अखंड ने उसे सच्चाई अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहा था, इसलिए उसने कभी किसी को नहीं बताया। चाहत ने उसे बस एक नज़र देखा, फिर उसे अनदेखा कर दिया। वह ईशु के साथ खाली टेबल पर चली गई और ऑर्डर करने लगी। चाहत ने राज को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन राज की नज़र में चाहत एक काया थी। वह हमेशा चाहत पर हंसने की आदी थी और चाहत ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया था। राज के बगल में बैठी एक लड़की ने कहा, मुझे लगता है कि उसने शायद सड़क पर पैसे बटोरे होंगे। वे चाहत का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरी ओर ईशु को आश्चर्य हुआ कि लड़की को ये तथ्य पता था।
ईशु का चेहरा देखकर चाहत को समझ नहीं आया कि वह क्या समझाए। कुछ ही देर में चाहत ने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया। यह उनके स्कूल में इतने वर्षों में खाया गया सबसे अच्छा भोजन था। चाहत, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? ईशु ने पूछा। उन्होंने लगभग 200 युआन खर्च किए थे। अगर वे सार्वजनिक कैफेटेरिया में खाते तो 200 रुपये एक हफ्ते के लिए काफी थे। चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, चाहत ने जवाब दिया। तब ईशु ने अपना मुंह बंद कर लिया। ओह, मुझे देखना है कि आज तुम दोनों बेचारी छोटी लड़कियों के पास क्या है। राज खड़ा हुआ और चाहत की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि चाहत और ईशु बहुत गरीब होंगी और उनके पास कुछ अच्छा नहीं होगा। केवल वे अमीर लड़कियां ही दूसरों का मजाक उड़ाने का आनंद लेती थीं जो बोर हो चुकी होती थीं। जैसे ही राज आया, चाहत ने बिल रख दिया। वह उठकर वेटर के पास चली गई। चाहत ने फिर से राज को अनदेखा कर दिया। राज नाराज हो गई। उसने बिल छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि चाहत ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। चाहत थोड़ा दूर चली गई। राज ने हवा के अलावा कुछ नहीं पकड़ा। वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी। बाद में चाहत पर चिल्लाई, चाहत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? राज की क्रोधित आवाज ने कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। चाहत ने पहले राज को नजरअंदाज किया क्योंकि वह मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन अब मुसीबत ने उसे ढूंढ लिया। चाहत ने उसका सामना करने का फैसला किया। वह रुकी और सीधे राज की ओर देखते हुए बोली, क्यों नहीं? राज अचानक अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चाहत इस पर बहस करेगी। राज की नज़र में चाहत एक गरीब, कमजोर और दुखी लड़की थी। वह जब चाहे, जहां चाहे चाहत को परेशान कर सकती थी। लेकिन अब सब कुछ अलग था। चाहत ने सबके सामने उससे बहस भी की। राज को शर्मिंदगी महसूस हुआ। चाहत, तुम जानती हो कि तुम एक गरीब लड़की हो और तुम्हें मुझसे लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे गरीब होने में क्या बुराई है? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें मेरे रास्ते में आने का कोई अधिकार नहीं है। चाहत ने फिर से तर्क दिया। उसे राज कभी पसंद नहीं थी। राज नाराज हो गया। दरअसल राज को दूसरों के रास्ते में आने का कोई अधिकार नहीं था। अब सभी दर्शकों को लगा कि राज ने खुद को शर्मिंदा किया है। हर किसी की नापसंदगी के बीच राज बहुत अधिक चिढ़ गया। वह जानती थी कि उसे चाहत के रास्ते में आने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वह चाहत का मजाक उड़ाने की आदी हो चुकी थी। राज इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि चाहत उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। इसलिए राज ने हार नहीं मानी। चाहत, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ शादी से पहले गर्भवती थी? तुम सिर्फ एक कमीने हो जिसके पास कोई पिता नहीं है। बम! इससे पहले कि राज अपनी बात खत्म कर पाती, उसे जोरदार थप्पड़ों से चेहरे पर मारा गया। इस बार ताशा के चेहरे पर पिछली बार से कहीं ज्यादा जोरदार थप्पड़ पड़े थे। चाहत ने जो राज ने कहा था, उससे पूरी तरह चिढ़ गई। राज ने न केवल चाहत को अपमानित किया था, बल्कि उसकी मां को भी अपमानित किया था, जो बिल्कुल असहनीय था। राज एकदम से अवाक रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है। यह उसकी कल्पना से परे था कि चाहत ने उसे मारने की हिम्मत की। जो कुछ हुआ उससे सभी लोग स्तब्ध थे, लेकिन किसी ने असहमति नहीं जताई। हालांकि जब उनमें से कुछ लोगों को चाहत की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला तो वे उसे नापसंद करने लगे, लेकिन उन सभी का मानना था कि चाहत को इस तरह से अपमानित करना अशिष्टता थी। हर कोई दूसरे लोगों के दर्द का मजाक नहीं उड़ाएगा। चाहत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? राज को आखिरकार एहसास हुआ कि उसे क्या मिला है। उसने चाहत को पीटने की कोशिश करते हुए अपना हाथ उठाया। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसे चाहत ने कसकर पकड़ लिया। राज को तुरंत दर्द हुआ, लेकिन वह भाग नहीं पाई। चाहत, मुझे जाने दो। दर्द के कारण राज का चेहरा बदल गया। चाहत ने उसे जाने नहीं दिया। उसने राज को ठंडेपन से देखा। उसकी नज़र राज की गर्दन पर बर्फीली तलवार की तरह थी। राज को एक बार खतरा महसूस हुआ और उसके चेहरे पर खौफ छा गया। राज चाहत के दबाव से काम भी रहा था। चाहत की शक्ति से सभी लोग भी चकित थे। पास के कैफेटेरिया में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। चाहत ने अपना मुंह खोला। राज, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाई है। तुम मेरे साथ ऐसा करना क्यों नहीं रोक पाए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने से बचा लूंगी, जबकि तुमने मेरे सामने मेरी माँ का अपमान किया है? तभी चाहत ने राज का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। राज लड़खड़ा गया और लगभग गिर गई। राज के साथ जो लड़की थी, उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। राज स्वयं अभी भी सदमे में थी। उसी समय काव्या और उसके दोस्त दूसरी मंजिल पर आ गए थे। उन्होंने देखा कि पास में भीड़ थी और वे उत्सुक हो गए।
वे पास गए तो पाया कि चाहत और राज भीड़ के बीच में थे। काव्या तुरंत बीच में घुस गया। राज के गाल पर सूजा हुआ लाल हथेली का निशान था। काव्या एक बार गुस्से में था। राज, क्या हुआ है? राज ने काव्या की आवाज सुनी, फिर उसका दिमाग वापस आ गया। हालांकि अब वह चाहत से डर गई थी, लेकिन वह गुस्से से भरी हुई थी। लेकिन राज को नहीं पता था कि अब क्या कहना है। उसने केवल चाहत को गुस्से से देखा, जो काव्या के सवाल का जवाब था। अब काव्या को पता था कि चाहत ने राज को मारा है। उसे यकीन करना मुश्किल था कि चाहत ने ऐसा किया है, लेकिन वह तुरंत चाहत पर चिल्लाई, चाहत, तुमने राज को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम पागल हो? क्या चाहत ने राज को मारा? ये हास्यास्पद है। अनय नाम का एक लड़का, जो ईशु के साथ था, अचानक जोर से बोला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। बिल्कुल, वे सभी जानते थे कि चाहत किस तरह की लड़की थी। चाहत हमेशा कमजोर, शांत, आत्महीन थी और कभी किसी दूसरे व्यक्ति से बहस करने की हिम्मत नहीं करती थी। यह असंभव था कि चाहत ने राज को मारा हो। वास्तव में, मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता, अतुल नामक एक अन्य लड़के ने सहमति व्यक्त की। जबकि अखंड ने इस पर विश्वास किया। हाँ, मैंने राज को मारा था, तो क्या हुआ? चाहत ने सबके सामने स्वीकार किया। फिर वह काव्या की ओर मुड़ी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर अनय और अतुल दोनों आश्चर्यचकित रह गए। क्या उसने सच में राज को मारा? ये कैसे संभव था? काव्या नाराज थी। वह इस बात से नाराज थी कि चाहत ने सार्वजनिक रूप से उससे बहस करने की हिम्मत की। राज मेरी दोस्त है, यह मेरा व्यवसाय है। वाह, चाहत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। या तो तुम अपना सिर 10 बार जमीन पर पटक दो, या राज को अपने चेहरे पर 10 बार मारने दो, काव्या ने पूरी निर्दयता से कहा। उसके बाद सभी ने अपनी सांस रोक ली। 10 बार। काव्या बहुत निर्दयी था। राज ने ही सबसे पहले चाहत को अपमानित किया था। अचानक हर किसी की काव्या के बारे में अलग राय हो गई। अखंड और उसके दोस्त भी असंतुष्टि से भौंचक के रह गए। उन्हें भी लगा कि अब बहुत कुछ हो चुका है। जहां तक अनय और अखंड की बात है, तो उन दोनों में सहानुभूति की कमी थी। वे सभी मौज मस्ती करने आए थे। इसके अलावा वे ये जानने को भी उत्सुक थे कि राज को मारने के बाद चाहत आगे क्या करेगी। ओह चाहत, ये फिर से तुम हो। कैसे हर कोई तुम्हें परेशान करना चाहता है? तुम दयनीय हो। इससे पहले कि चाहत कुछ बोल पाती, एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो व्यंग्यात्मक थी, लेकिन उसमें कोई अशिष्टता नहीं थी। चाहत ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसे पता चल गया कि यह लड़की कौन है। ये रीमा ही होगी। वास्तव में ये रीमा थी। रीमा एक गुंडे की तरह जेबों में हाथ डाले चली आई। सभी लोग तुरंत दूर हट गए और उसे जाने दिया। वे उससे डरे हुए लग रहे थे। रीमा उनके स्कूल में एक जानी मानी बदमाश लड़की थी। वह लड़ने में माहिर थी, इसलिए कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि काव्या और राज भी रीमा से दूर रहने को तैयार थे। इस प्रकार जब रीमा देखी तो काव्या और राज ने तुरंत अपनी आवाज कम कर दी। हालांकि अखंड, अनय और अतुल रीमा से डरते नहीं थे। वे जानते थे कि रीमा एक शक्तिशाली परिवार से थी और सामान्य तौर पर वे उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। हालांकि अखंड को आज सुबह रीमा द्वारा अपमानित किया गया था और वह उससे नफरत करता था। वह उसके साथ लड़ना नहीं चाहता था। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।